सिंप्लीफाइड। आज जो हम हैं बेसिक अकाउंटेंट के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने कुछ अकाउंटिंग टर्म जो आपको पिछले क्लास में नहीं बताए थे, कुछ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, तो आज मैं उसका दूसरा पार्ट कर रहा हूँ। उसको आप ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अकाउंट करते समय आपको फ्यूचर किसी भी चैप्टर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि ये अकाउंटिंग टर्म है क्या इसके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डेटर। एक अकाउंटिंग टर्म है डेटर। अब डेटर क्या होता है? डेटर आपको बताया था मैंने कि जब हम किसी को सामान, हमारा कोई कस्टमर है, उसको हम उधार सामान बेचते हैं, क्रेडिट पे सामान बेचते हैं, तो वो हमारा डेटर बन जाता है। सपोज मेरा एक मिस्टर एक्स का एक मिस्टर एक्स जो है वो एक प्रोप्राइटर है, वो मिस्टर वाई को 10,000 का गुड्स बेच देते हैं। ठीक है, 10,000 का बेच देते हैं और मिस्टर वाई को बोलते हैं कि मैं आपको 10,000 का गुड्स आपको दे रहा हूँ, आप मुझे 2-3 महीने के बाद इसको लौटा दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, मिस्टर वाई जो है मिस्टर एक्स के लिए डेटर हो गए अपने, क्योंकि डेटर हो गए क्योंकि 2-3 महीने में इनको वापस लौटाना है। बेसिकली हिंदी में इसको देनदार बोलते हैं, मतलब जिससे पैसे लेने हैं बिजनेस को, तो उसको डेटर बोलते हैं। और ये क्या होता है, डेटर की खासियत होती है क्योंकि ये होता है करेंट एसेट। इसको ये डेटर बन गया। डेटर होता है क्या? करेंट एसेट्स। करंट एसेट्स के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि जो भी एसेट्स हो जो विद इन 12 मंथ फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम करंट एसेट्स कहते हैं। तो इसी तरह से डेटर हम 10,000 का उसका 10,000 उस मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स को लौटाने हैं 10,000 विद इन 2 मंथ में, तो विद इन 1 ईयर में लौटाने हैं, तो एक डेटर में क्लासीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको हम डेटर कहते हैं। उसके बाद क्या आता है? बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद आता है बिल्स रिसीवेबल। ये भी डेटर की तरह ही है, इसमें केवल बेसिक डिफरेंस ये है कि मान लो जब हमने मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 10,000 का सामान बेचा। ठीक है, मिस्टर एक्स ने क्या कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अभी मैं 5,000 दे देता हूँ, 5,000 मैं बाद में दे दूंगा। तो मुझे सपोज मिस्टर वाई जो है मिस्टर एक्स के लिए नया कस्टमर है, मिस्टर एक्स को वाई पे अभी उतना रिलाई नहीं हो पाया है, उसको उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसने क्या किया कि आप जो है मुझे एक बिल लेके दे दीजिए। बिल में आप अपना जो 5,000 का जो है सामान, ठीक है, इसके लिए आप एक बिल बना के दे दिए। सपोज कि मिस्टर एक्स ने फिर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, इसको क्या किया, इसने 10,000 का गुड सेल किया। 10,000 का गुड सेल किया। इसने कहा कि मेरे पास 5,000 अभी है, 5,000 मैं 2 महीने के बाद लौटा दूंगा। ठीक है, तो 5,000 के लिए मिस्टर वाई ने कहा कि सिंस ये मिस्टर वाई जो है नया कस्टमर है, इस पे मिस्टर एक्स को भी उतना फेथ नहीं है। ठीक है, तो उसने कहा कि आप मुझे मैं एक बिल ड्रॉ करता हूँ, उसको आप क्या करो, एक्सेप्ट कर लो कि जैसे सपोज 2 महीने के बाद आप लौटा देंगे। तो आज मान लो 16 अगस्त है। इसमें से 2 मंथ के बाद मीन्स करीब 15 अक्टूबर को ये लौटा देगा। तो एक बिल ड्रॉ करेगा, बिल 2 मंथ के लिए बिल ड्रॉ करेगा, बिल ड्रॉ करेगा। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई पे बिल ड्रॉ करेगा कि विद इन 12 मंथ आपको ये 5,000 मुझे लौटाने हैं। और मिस्टर वाई क्या करेगा, इस बिल जो उसने ड्रॉ किया है मिस्टर एक्स ने, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। बिल एक नथिंग बट एक क्या होता है, एक एलिमेंट होता है जो कि जिसमें ये जो है, जो हमारा मिस्टर वाई उसको डेटर है, वो एक्सेप्ट करता है कि हम जो है विद इन 2 मंथ आपको पेमेंट कर देंगे। वो टर्म लिखा उस पर रहता है, उसका कोई ड्यू डेट होता है, उस पर लिखा हुआ एक बिल हुआ। इस पे जैसे मान लो ये बिल हुआ, इस पे 2 मंथ
2 मंथ का बिल का ड्यूरेशन है कि 2 मंथ के बाद जो है मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को पेमेंट कर देगा। तो इसके लिए एक इसको साइन कर देता है, यहाँ पे जो मिस्टर वाई इस पे साइन कर देगा, मिस्टर वाई यहाँ पे साइन कर देगा और इसको लौटा के मिस्टर एक्स को दे देगा। इससे क्या इस जो बिल को है हम कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव भी कर सकते हैं कि इसने मिस्टर एक्स ने मुझसे अभी अगर किसी कारणवश मिस्टर वाई हमें मिस्टर एक्स को लौटा नहीं पाएगा तो मिस्टर एक्स के पास ये है लीगल का पावर है इस बिल एक्सेस को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करके वो पैसे का अपना क्लेम कर सकता है। सपोज जैसे हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमसे एक एग्रीमेंट साइन करवाता है, लोन एग्रीमेंट, तो हम जब भी ड्यू डेट आता है तो हमें पेमेंट करना होता है। इसी तरह अगर पेमेंट नहीं करते तो बैंक कोर्ट जा सकता है और आपके अपने बिल लोन का क्लेम कोर्ट में पेश कर सकता है। तो इसी तरह से मिस्टर एक्स भी है जो अपने बिल का बेसिस पे उस पर रेवेन्यू स्टैम्प वगैरह सब एफिक्स रहते हैं जिसके बेसिस पे वो लीगल क्लेम कर सकता है उस अमाउंट का 5000 अमाउंट का अगर मिस्टर वाई ने उसको ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया जो कि 15 अक्टूबर को पेमेंट नहीं किया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी मोर डेटर की तरह ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें है कि हमें कभी कभी क्या होता है हमें अपने कस्टमर पर ट्रस्ट नहीं होता क्योंकि न्यू होता है वो कस्टमर, उस पर हमें ज़्यादा भरोसा नहीं होता तो मुझसे बिल का एक्सचेंज कर लेते हैं। हम उसको बिल देते हैं, वो बिल एक्सेप्ट कर लेता है कि उसको साइन करके एक्सेप्ट कर लेता है कि वो विद ड्यू डेट पे हमारे माल का जो उधार पेमेंट के उधार जो बचा हुआ है उसको वापस कर देगा। तो ये हो गया आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसी को हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्रेडिटर। इसी तरह से आता है डेटर। डेटर हो गया क्रेडिटर, सॉरी क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर क्या है, जैसे हमने मान लिया कोई क्लॉथ का शॉप खोला, ठीक है, हमने किसी से परचेज करना है, मान लो हमने होलसेलर से कुछ परचेज करना है, रेमंड का शॉप है हमारी, हम रेमंड का कुछ कपड़े परचेज किए। तो हमारा जो होलसेलर है उसने मुझे कहा कि तुम ठीक है, सपोज मैंने 1 लाख रुपए का परचेज किया तो मेरा होलसेलर ने बोल दिया कि तुम इसे 1 मंथ के बाद उसे पैसे लौटा देना। ठीक है, क्रेडिट परचेज उसने दिया, मुझे उधार दे दिया कि 1 महीने के बाद अब लौटा देना, मैं उसका पुराना कस्टमर हूँ। तो वो मुझे 10,000 के लिए 1 लाख रुपये का बोला उसने कि तुम 1 लाख रुपीज़ जो है आप 1 महीने के बाद लौटा दोगे। तो मुझे क्या होगा, मुझे ये 1 लाख रुपीज़ जो है होलसेलर को लौटाना होगा, होलसेलर को लौटाना होगा 1 महीने के बाद। होलसेलर को लौटाना होगा मुझे 1 महीने के बाद 1 मंथ में। उसने बोला कि 1 मंथ में मुझे वापस कर दो, मेरे जो 1 लाख का जो तुमने सामान लिया है उसको वापस कर दे। तो ये मुझे उसने 1 लाख का उधार दिया। तो ये मेरा क्या हुआ, एक सप्लायर है जो कि मुझे क्रेडिट मेरे कैश में नहीं दी कि उसे मुझे उधार दे रहा है, तो ये मुझे क्रेडिट पे दे रहा है, इसलिए इसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। और ये भी एक करंट लायबिलिटी है जो कि हमें विदिन 12 मंथ में पेमेंट करना होगा। ये करंट लायबिलिटी का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रेडिटर। अब आता है बिल्स पेबल। अब जो है नेक्स्ट जो है बिल्स पेबल। ये भी करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, इसको भी हम करंट लायबिलिटी ही बोलते हैं। करंट लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जैसे हमने आपको बताया कि बिल्स हमने अभी अपने मिस्टर एक्स ने जैसे मैंने किसी को उधार दिया तो उसको वो मेरा न्यू कस्टमर है जिस पे हमें ट्रस्ट नहीं है, तो हमने उससे क्या किया, एक बिल उससे साइन करवा लिया जिसमें एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट हुआ कि मुझे उसको
उसको मुझे 2 महीने के बाद उसे पेमेंट करना होगा। इसी तरीके से जब हमने किसी होलसेलर से परचेज किया, आज मैं उसका नया कस्टमर हो तो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसको क्या करूँ, उसने मुझे कहा कि आप मेरे से 1 लाख का सामान ले रहे हो, का सामान ले रहे हो, तो आप जो है मुझे एक बिल मैं ड्रॉ करता हूँ, जिसको आप साइन करके एक्सेप्ट कर लो कि विद इन 1 मंथ आप मुझे से पेमेंट कर दोगे। तो मैंने क्या कहा, मुझे ज़रूरत थी मुझे ज़रूरत थी अपने दुकान के सामान की, तो मैंने उसको बिल को एक्सेप्ट कर लिया और मैं 2 महीने के बाद उसको, सपोज 2 महीने के बाद, आज के डेट में 2 महीने के बाद मुझे उसका पेमेंट करना है 2 मंथ बाद। 2 मंथ में मुझे इसका क्या करना है, पेमेंट करना है, ठीक है। तो वो बिल मुझे दे देगा, मैं इसको बिल एक्सेप्ट करके बिल एक्सेप्ट कर लूँगा, बिल एक्सेप्ट करके मैं उसे लौटा दूंगा। अब मेरे पास ये क्या लायबिलिटी हो गई कि मुझे ये 2 महीने के बाद इस पैसे लौटाने हैं। मतलब अगर मुझे बिल, क्योंकि वो मेरे से साइन करा के लेके गया, जिसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर सकता है एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन कि मैंने उससे क्रेडिट पे कुछ सामान लिया है। अगर मैं टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो बिल को कोर्ट में ले जाएगा और उसके बेसिस पे अपना क्लेम रेज कर लेगा, कोर्ट के एस्टेब्लिश कर लेगा अपना 1 लाख का। तो इस तरह से क्या होता है, जो सामने वाला जो हमारा सप्लायर है वो हमसे बिल्स का डिमांड करता है कि ठीक है आप बिल ऑफ एक्सचेंज कर दो, ताकि उसको कुछ सिक्योरिटी मिल जाए। तो ये इस तरह से क्या हुआ है, मुझे 2 महीने के बाद ये बिल्स को मुझे पे करना पड़ेगा। 1 लाख रुपया मुझे आज से 2 महीने बाद, सपोज 15 अक्टूबर तक हमको, आज मैंने 16 अगस्त है और 2 महीने के बाद 15 अक्टूबर तक मुझे ये पे करना होगा। तो इस तरह क्या होगा, मुझे बिल्स पे करना होगा। तो इस तरह से ये भी करंट लायबिलिटी का पार्ट है। लेकिन डिफरेंस ऑफ क्रेडिटर और बिल्स पेबल में यही डिफरेंस है कि क्रेडिटर में पूरा हमारा पुराना सप्लायर होता है, वो हमें पूरा माल उधार दे देता है क्योंकि उसको मेरे पे ट्रस्ट होता है। लेकिन बिल्स पेबल वाले केस में क्या होता है, क्रेडिटर हमारा नया होता है और वो हम पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, तो मुझे बिल एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। बिल के एक्सेप्ट करने से वो मुझे माल दे देगा और इसको मुझे बिल में जो ड्यू डेट है उसके हिसाब से मैं इसका पेमेंट कर देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बिल्स पेबल, ठीक है। अब मैं लेके आता हूँ, दूसरा है डिस्काउंट। डिस्काउंट कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, जब भी हम कहीं किसी दुकान पे जाते हैं, मान लो सपोज इस मार्कर का जो प्राइस है 25 रुपीज़ है, ठीक है। मैंने उससे जीत की सब अपना कस्टमर्स को, मुझे ये मार्कर दे दो 22 रुपीज़ में दे दो। तो सप्लायर, तो मेरा जो शॉपकीपर ने मुझे बोला ठीक है ले जाओ 22 रुपीज़ में, 25 का है 23 रुपीज़ में ले जाओ, ठीक है। तो इस तरह उसने क्या होता है, नॉर्मल भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, बट इसको डिस्काउंट मुझे मिल गया। सपोज आप क्लॉथ परचेज करने जाते हो किसी दुकान में, उस पर कहता है 20% ऑफ है, तो क्या है वो 20% मुझे डिस्काउंट दे रहा है। सपोज 500 का आपका एक शर्ट है, ठीक है, उस पर उसने 20% डिस्काउंट दे दिया, तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ा, 400 में आप शर्ट लेके चला जाए घर पे। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। क्योंकि कस्टमर सेल अपनी बढ़ाने के लिए हमें कुछ डिस्काउंट भी देने पड़ते हैं। अकाउंटिंग टर्म में डिस्काउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है कि ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, अब सबसे पहले बताओ ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, जैसे कि मुझे क्लॉथ परचेज करना है, मान लो फेस्टिव सीजन आ रहा है, ठीक है, तो मैं होलसेलर के पास जाऊंगा, होलसेलर को बोलूँगा कि मुझे करीब 5 लाख का
5 लैक्स का 5 लैक्स का मुझे क्लॉथ खरीदना है, क्लॉथ लेना है 5 लैक्स का। मैं होलसेलर के पास गया, मुझे फेस्टिव सीजन है, मुझे ज़्यादा स्टॉक रखना है, तो मैंने 5 लैक्स का होलसेलर के पास बोल के गया कि मुझे 5 लैक्स का क्लॉथ लेना है, ठीक है, मुझे डिस्काउंट दो। तो उसने बोला कि अगर आप 100 क्वांटिटी शर्ट का लोगे तो 500 रुपये का शर्ट जो है हम आपको 450 रुपये के रेट से दे देंगे। अगर 200 क्वांटिटी आप शर्ट लोगे मेरे से तो इसी 500 का शर्ट जो है मैं आपको 400 रुपये में दे दूंगा। इसी तरह अगर 400 आप लोगे तो यही 500 का शर्ट मैं आपको 350 दे दूंगा। तो देखो वो क्या होता है, इस तरह से वो क्या, जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे सेलर होलसेलर में क्या था, जैसी क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं तो हमें डिस्काउंट बढ़ाता जाता है। अगर हमने 100 क्वांटिटी शर्ट लिए तो 450 में दे रहा है 500 का शर्ट। 200 का शर्ट हम उससे लेने जा रहे हैं तो वो 400 में दे रहा है। देखो 100 से 200 कर लिया हमने, फिर 200 से 400 अगर शर्ट लेने जा रहे हैं तो 500 का शर्ट, वही शर्ट मुझे 350 में वो देने के लिए तैयार है। तो क्यों देने के लिए तैयार है? होलसेल इसलिए तैयार होता है इस डिस्काउंट को देने के लिए कि उसका बल्क परचेज हो जाएगा, बल्क सेल हो जाएगा, सेल उसका काफ़ी 100 की जगह 400 हो जाएगा डिस्काउंट देने के बाद। तो इस तरह का जो डिस्काउंट, जो क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट होता है, जिसको बोलते हैं क्वांटिटी बेस्ड। अगर हम क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तो हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह के डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जिसके अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि जो उसका एमआरपी होता है उससे हमें जितनी बल्क क्वांटिटी में खरीदने के बाद होलसेलर हमें उसका कम रेट पे वो मुझे सेल कर देता है, क्योंकि उसका भी सेल वॉल्यूम में वो खेलता है, और वॉल्यूम अगर उसका जितना ज़्यादा होगा तो उसका सेल बढ़ेगा, सेल से उसकी मार्जिन बढ़ेगी। तो इस तरह से वो अपना ट्रेड डिस्काउंट से ज़्यादा सामान बेचने के लिए इंकरेज करता है जो भी उसका परचेजर होता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, इसकी कोई नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, इसका कोई भी अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं होती। अगर हम एक 100 शर्ट लेंगे तो हमें क्या होगा, 45,000 देना पड़ेगा, ठीक है। 200 देंगे तो मुझे 80,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। 400 लेंगे तो आपका 1,40,000 का लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि जितने प्राइस पे हम परचेज कर लेंगे, 350 परचेज किया तो 350 पे अपने परचेज में रिकॉर्ड कर लेंगे, 400 पे रिकॉर्ड किया था 400 के प्राइस पे अपना परचेज रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरह हम 450 पे लिया तो 450 पे अपना रिकॉर्ड कर लेंगे। इससे कोई डिस्काउंट की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट का वो क्या ट्रेड डिस्काउंट जो है, हमें क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करते हैं उसके एवज में होलसेलर हमें डिस्काउंट देता है, ठीक है। क्वांटिटी बेस्ड ऑन द क्वांटिटी के बेस पे हमें डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अभी मैंने आपको बताया ट्रेड डिस्काउंट। अब दूसरा होता क्या है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? सपोज मैंने किसी से मिस्टर श्याम से 1,00,000 रुपए का परचेज कर लिया, ठीक है, क्रेडिट परचेज दे दिया। उसने क्या हुआ, उसने कहा कि 1 लाख का मैंने उससे परचेज कर लिया, तो उसने एक ऑफर दिया मुझे। नॉर्मल मेरा जो ड्यू डेट था वो बोला कि आप 2 महीने में लौटा दोगे, तो आपको 1 लाख पे कर दो।
तो आपका जो हमारा हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएगा। उसने फिर मुझे उसने ऑफर दिया कि अगर इसी 1 लाख को अगर 2 महीने के बजाय अगर आप 1 महीने में हमें पहुंचा 1 महीने में पेमेंट कर दोगे तो मैं 1 लाख पे आपका जो पेमेंट आप करोगे ₹1 लाख का आपने सेल का परचेज किया था उससे, मैंने परचेज किया श्याम से, ठीक है। इस पे उसने बोला कि अगर 2 महीने में मुझे इसे लौटाने थे, 2 मंथ में मुझे इसे लौटाने थे, और उसने बोला कि अगर आप 1 मंथ में लौटाओगे यही 1 लाख रुपीज तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा, या सपोज 2% का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है, 2% का डिस्काउंट देगा। तो 1 लाख का अगर नॉर्मली अगर मैंने 1 लाख का परचेज किया है तो 1 लाख मुझे 2 महीने के बाद लौटाने होंगे। अगर मैं 1 महीने लौटाऊंगा तो हमारा जो सप्लायर है वो क्या करेगा, 2000 का डिस्काउंट दे देगा, 2% का, 1 लाख इंटू 2/100, तो क्या किया 2000 का वो मुझे डिस्काउंट दे देगा। तो मुझे नेट पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 98,000 करना पड़ेगा। 1 लाख रुपया का ड्यू था, 1 महीने में अगर मैं पेमेंट कर दूंगा तो मुझे 98,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उसने क्यों ऑफर दिया, ये क्या होता है कि कैश डिस्काउंट जो हमारे सप्लायर जो अलाउ करता है उसको जल्दी पैसा मिल जाए, उसको इनकरेज करने के लिए। मे बी अगर मैं नॉर्मली अगर इसको 1 लाख को मुझे पे करना होता तो मैं विदिन 2 मंथ में इसको पेमेंट करता। आज जैसे 16 अगस्त है तो मैं 15 अक्टूबर को इसको पेमेंट करता। लेकिन अगर इसने मुझे ऑफर दिया कि अगर आप 15 सितंबर को ही इसको पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा। उससे क्या हुआ, उसका हमें भी पेमेंट कम करना पड़ा और सप्लायर को भी पैसा जल्दी मिल गया, ठीक है। इस तरह से वो प्रॉम्प्ट पेमेंट को इनकरेज करने के लिए कुछ सप्लायर जो है कैश डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, हमारा 1 लाख का सामान था, ठीक है। उसने बोला कि अगर 2 महीने में अगर जो एक्चुअल ड्यू डेट है 2 महीने में आप पेमेंट करोगे तो 1 लाख रुपीज आप मुझे पेमेंट करो। अगर आप विदिन 1 मंथ में आप मुझे पेमेंट कर रहे हो तो आपको मैं 2% डिस्काउंट दूंगा। तो मुझे अगर लगेगा कि मैं इसको अवेल करूं या ना करूं मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे अगर लगेगा कि मैं उस 1 महीने के अंदर फंड का अरेंज नहीं कर पाऊंगा तो मैं उसे बोलूँगा ठीक है मैं 2 महीने में ही लौटाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास सरप्लस पैसा है तो मैं इस कैश डिस्काउंट के ऑफर जो सप्लायर ने मुझे दिया है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा और 98,000 में मेरा 1 लाख का क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। 98,000 में टोटल 1 लाख का क्लेम सेटल हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट जो टर्म है स्टॉक। स्टॉक कॉमन लेमन की भाषा में स्टॉक को क्या बोलते हैं, जो भी हमारा दुकान है उसमें हमारा जैसे ग्रोसरी का कुछ सामान अभी मेरे पास है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, स्टॉक है मेरे पास, मेरा ग्रोसरी का बहुत सारा स्टॉक है। इसी तरह आपके पास जो है क्या कहते हैं क्लॉथ का मर्चेंट है, आपके पास आप बोलते हैं कि इसमें मेरे पास बहुत सारा क्लॉथ का स्टॉक है, रेमंड का स्टॉक है मेरे पास, एलन सोली का बहुत सारा स्टॉक है। तो नॉर्मल लेमन ये बोलते हैं जो आपके पास एक बचा हुआ सामान रहता है जिसको आप बेच नहीं पाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक होते हैं, स्टॉक बोलते हैं। तो इसी को अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलते हैं कि जब भी हम क्या कहते हैं, जब भी हम कोई परचेज कर देते हैं, कोई जैसे हमारी क्लॉथ की शॉप है, उस क्लॉथ में जो भी हमने रीसेल करने के लिए परचेज किया था, सपोज मैंने 1 लाख क्वांटिटी इस अगस्त महीने में 1 लाख क्वांटिटी परचेज की थी सेल करने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि अभी मान लो अभी तक आज मेरा 16 अगस्त है, 16 अगस्त है, तो मैंने क्या किया 75,000 क्वांटिटी सेल कर दी मैंने,
ठीक है। तो मेरे पास आज बच गया, मेरे पास कितना, ये जो कितनी क्वांटिटी बच गई, 1 लाख मैंने परचेज की थी, 75,000 क्वांटिटी मैंने सेल कर दी। तो 25,000 जो है क्या हुआ, मेरी क्वांटिटी अभी भी वो स्टॉक है, वो भी वो क्वांटिटी है जिसको मैं सेल नहीं कर पाया। मुझे सेल तो करना था, मैं उसको सेल नहीं कर पाया। तो ये क्या हुआ, हमारे लिए स्टॉक बन गया। ये आप, मैं कह सकता हूँ कि आज के डेट में जो है मेरे पास 25,000 स्टॉक है। अगर मुझे नेक्स्ट मंथ में मुझे उम्मीद है कि इस मेरा जो नेक्स्ट मंथ का सेल होगा तो क्या 50,000 में कर पाऊँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, कितना परचेज करूँगा कि मैं, मेरे पास 25,000 का क्वांटिटी ऑलरेडी बची है। मुझे लगता है कि मैं जैसे कमिंग मंथ, जैसे सितंबर में मैं करीब करीब 50,000 का क्वांटिटी का मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे और कितना माल मंगाना पड़ेगा, 25,000 की और मैं परचेज कर लूँगा। ठीक है, तो इससे हम अपना नेक्स्ट पीरियड का जो परचेज का एस्टिमेट भी हम इस बेसिस पे कर सकते हैं। तो जो भी कहने का ये मतलब है कि जब भी आप कोई परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए, जिसको आप रीसेल करने के लिए, जैसे क्लॉथ का आपके शॉप है, आपने 1 लाख क्वांटिटी आपने परचेज कर लिया, आप केवल 75,000 आपने बेच पाए, और जो आपके पास रह गया 25,000 वो आपका क्या बन गया, स्टॉक बन गया। ठीक है, तो स्टॉक मीन्स क्या हुआ, द आइटम विच यू हैव परचेज फॉर रीसेलिंग बट ड्यू टू सम रीजन इट कैन नॉट बी सोल्ड and what is left out in your shop, that is called stock। ठीक है, स्टॉक के भी दो पार्ट होते हैं। स्टॉक के दो पार्ट होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक के भी दो पार्ट होते हैं, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक के भी क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ओपनिंग है, नाम से ही पता चल रहा है कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है। ओपनिंग में जो आपके मंथ के किसी पीरियड के शुरू में, जैसे अगस्त के शुरू में मेरा स्टॉक 25,000 है जो कि मैं रिसेल नहीं कर पाया, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, जैसे इस महीने का ले लेते हैं, अगर 1 अगस्त को मेरा जो स्टॉक था, मान लो हमारे पास, हमने 1 लाख क्वांटिटी जुलाई महीने में परचेज की। ठीक है, हम उसको 75,000 ही सेल कर पाए जुलाई में। तो 31 जुलाई को हमारा 31 जुलाई को मेरे पास जो स्टॉक बचा था वो 25,000 का हो गया, 25,000। तो 1 अगस्त का मेरा जो 31 मार्च का जो 31 जुलाई का जो 25,000 है वो जुलाई मंथ के लिए क्या हो गया, 31 मान लो जुलाई मंथ है। ठीक है, जुलाई मंथ है, जुलाई मंथ है। ठीक है, इसमें हमने 1 लाख क्वांटिटी की शर्ट हमने खरीदी, क्वांटिटी शर्ट कर दी। ठीक है, इसमें हम क्या किया, 75,000 में सेल कर पाया। तो मेरे पास जो स्टॉक बचा हुआ जिसको रीसेल नहीं कर पाए, जिसको सेल नहीं कर पाए, तो 25,000 है। तो 31 जुलाई में 31/7/2020 को मेरे पास स्टॉक है 25,000 का है। ठीक है, यही 25,000 स्टॉक जो है ये आज के जुलाई के क्या है, अंत में है, अंत में है, यानी कि जुलाई मंथ का अंत क्या हुआ, 31 जुलाई। तो इसको 31 जुलाई का जो मेरा जो 25,000 की क्वांटिटी जो हम लोग सेल नहीं कर पाए, इसी को हम क्या बोलेंगे, जुलाई मंथ का क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स इक्वल टू 25,000 क्वांटिटी। ठीक है, तो 25 क्वांटिटी, यही जो 31 जुलाई का जो स्टॉक है वो 1 अगस्त का मेरा क्या बन जाएगा, 1 अगस्त को बताओ क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक मेरा 25,000 का बन जाएगा, 25 क्वांटिटी। ठीक है, ये मेरा क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक बस आपको बस स्टॉक क्या होता है ये जान लीजिए कि जो भी पर हमने परचेज किया जिसको हम सेल नहीं कर पाए, जो हमारे पास लेफ्ट ओवर रह गया, जो हमारे शॉप में रह गया जिसको हम सेल नहीं कर पाए, तो उसको हम स्टॉक बोलेंगे। स्टॉक किसी भी पीरियड के शुरू का जो स्टॉक होता है उसको मैं ओपनिंग स्टॉक होता है,
जैसे एक और जो पीरियड के अंत का जो स्टॉक होता है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इस केस में जुलाई का 31 जुलाई का जो स्टॉक 25,000 है वो ओपनिंग स्टॉक होगा। इसी तरह से 1 अगस्त का जो स्टॉक होगा उस जुलाई का जो स्टॉक होगा सॉरी वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। और 1 अगस्त 2020 का जो स्टॉक होगा इसी को मैम ओपनिंग स्टॉक होंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टॉक भी आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ बैड डेट्स। बैड डेट्स बैड डेट्स ठीक है, ये बैड डेट्स क्या होता है, ये आपको हर चैप्टर जब भी आप आगे चैप्टर में जाएंगे तो ये आपको बार बार ये टर्म आता जाएगा। तो सपोज बैड डेट्स होता क्या है, पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ बैड डेट्स होता क्या है। सपोज मैं मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 1 लाख रुपीज का सामान क्रेडिट पे बेचा। ठीक है, तो मिस्टर एक्स के लिए मिस्टर वाई क्या हुआ, डेटर बन गया, मिस्टर वाई हमारा डेटर बन गया, इससे मुझे पैसे लेने हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, मिस्टर वाई क्या हुआ, मिस्टर वाई जो है वो बता रहा है कि मैं अब मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इस पैसे का पेमेंट कर पाऊँगा। ठीक है, तो जो पैसे मुझे मिस्टर वाई से नहीं मिलेंगे और मिलने के कोई चांसेस नहीं है, तो उस पैसे को हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स। सपोज मिस्टर वाई ने मुझे एक महीने के अंदर उसको पेमेंट करना था। आज का डेट मान लो 16 अगस्त है। ठीक है, मैंने उसको बोला कि आप नेक्स्ट मंथ तक इस पैसे मतलब 15 सितंबर तक आप मुझे इस 1 लाख का पेमेंट कर दो। ठीक है, मिस्टर ने वाई ने बोला कि ठीक है मैं पेमेंट कर दूंगा। अब क्या हुआ, 15 सितंबर को 15 सितंबर को मिस्टर वाई जो बोलता है, जो हमारा डेटर था, वो मिस्टर एक्स को बोलता है कि सर मेरे बहुत सारे लॉस हो गए हैं, मेरी फैक्ट्री जल गई, मेरी शॉप जल गई, मेरी दुकान में चोरी हो गई, मैं अभी इसको पेमेंट कर नहीं कर पाऊँगा, मैं पूरी तरह से रोड पे आ गया हूँ, मैं इसका पेमेंट नहीं कर पाऊँगा। क्या तो मैं किसी भी तरह, तो मुझे लगा कि मैं इसका पेमेंट अब मिस्टर एक्स को लगा कि मिस्टर वाई किसी भी कंडीशन में मुझे ये पैसे मिलने नहीं है। तो जो भी 1 लाख का जो आपका जो था मिस्टर एक्स से उसको लेना था, ये जो 1 लाख उसे नहीं मिला, ये क्या होता है, बैड डेट्स बन जाता है। क्योंकि इसके बारे में जो भी डेटा मुझे मिलना नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति खराब हो गई है कि वो अभी खुद ही इस पोजीशन में नहीं है कि मुझे लौटा सके। तो जो भी पैसे मुझे मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई से ना मिला, उसको हम बैड डेट्स कहेंगे। ठीक है, बैड डेट्स मीन्स आपने किसी को उधार दिया, जैसे मेरा एक शॉप है, मैंने मिस्टर गणेश को 1 लाख का क्रेडिट पे परचेज दिया, वो मेरा अच्छा कस्टमर था, लेकिन क्या उसकी शॉप चल गई, अब वो इसमें असमर्थ है कि वो मुझे 1 लाख रुपए लौटा पाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने बुक्स में इसका जो पैसे मुझे उससे नहीं मिलेंगे तो मुझे उसको बैड डेट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये जो है इसी को हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। ठीक है, जो पैसे मुझे कस्टमर को हमने उधार माल दिया था और उसने मुझे लौटाया नहीं, उसको हम बैड डेट्स कहते हैं। ठीक है, हमारे बुक्स में इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने एक छोटा सा टर्म आपका छोड़ दिया था, जैसे परचेज रिटर्न।
परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न ये मैं पिछले क्लास में मैंने डिस्कस नहीं किया, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये कोई सिंपल सा टर्म है। सपोज मैंने मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई से 10,000 का परचेज किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि मुझे 10,000 में 1,000 ऐसा लगा कि काफ़ी डिफेक्टिव पीस है। ये जो है जैसे मान लो हमने क्लॉथ परचेज किया तो उसने मुझे कुछ ओल्ड स्टॉक का माल दे दिया जो कि फ्रेश नहीं था। मेरा कस्टमर इसको लेगा नहीं, तो मैंने कहा किया 1,000 क्वांटिटी उसको लौटा दी, मिस्टर वाई को लौटा दी। तो ये जो मैंने रिटर्न कर दिया, लौटा दिया मीन्स रिटर्न कर दिया, तो ये 1,000 क्वांटिटी क्या हो जाएगा, मेरा परचेज रिटर्न हो जाएगा। परचेज रिटर्न क्योंकि हमने रिटर्न हो जाएगा क्योंकि हमने 10,000 क्वांटिटी परचेज की थी और 1,000 हमने उसको लौटा दिया। तो जो भी हम परचेज करते हैं और उसमें से कुछ सामान जो है हमें पसंद नहीं आता है, हमें डिफेक्टिव क्वालिटी का होता है जिसको हमें रिटर्न करना पड़ता है सप्लायर को अपने, तो उसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है। सेल्स जैसे हमने मिस्टर मोहन को 1 लाख का हमने सेल कर दिया। 1 लाख क्वांटिटी मान लो 10,000 क्वांटिटी थी और 1 लाख उसका वैल्यू था, 10 लाख क्वांटिटी मैंने सेल की। इसी तरह मिस्टर मोहन ने बोला कि मेरा भी आपको कुछ सामान है जो डिफेक्टिव है, आपने कुछ ओल्ड स्टॉक से मुझे दे दिया है क्योंकि जो कि मैं इसको सेल नहीं कर पाऊंगा, तो आप इसको मैं उसको वापस कर रहा हूँ। तो मिस्टर मोहन ने मुझे 1,000 क्वांटिटी जो है लौटा दी, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो 1,000 उसने लौटाया है उसको क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। जो कस्टमर मुझे वापस करे उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं, हम सप्लायर को वापस करें तो उसको परचेज रिटर्न कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो थे जो आपको आने वाले चैप्टर में काफ़ी यूज होगा। इसको आपको मैंने डे टू डे लाइफ से इसके एग्जांपल से आपको बताया जिससे कि आपको कोई ऐसा ना लगे कि कुछ हाई फाई कुछ टर्म है। ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आगे के चैप्टर में इसका काफ़ी यूज होगा। और कुछ अकाउंटिंग टर्म हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं जिसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में कवर कराऊंगा। बहुत सारे डेफर्ड एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीव, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये सब जो टर्म है वो मैं उसको आपको जब मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाऊंगा उस समय इसको डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ अगर इसको हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी ईजी होगा। अभी मैं इसको अगर बताऊं तो आपको उसको बस मेमोराइज करना पड़ेगा, आप उसको समझ नहीं पाएंगे इमीडिएटली क्योंकि अभी आपने अकाउंट शुरू में ही स्टार्ट ही किया है अभी। तो इस जो ये कॉमन जो है जो उससे आपका 90% जो टर्म अकाउंटिंग टर्म है वो आपके कवर होंगे। 10% जो अकाउंटिंग टर्म है वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में जैसे जैसे वो सिचुएशन आती जाएगी वैसे वैसे मैं इसको डिस्कस करूंगा, पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा उसका, आपको लाइव एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखते रहें। जब भी हम उसको स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टेस्ट या फाइनल अकाउंट जब भी हम बनाएंगे उसमें इसका काफ़ी यूज होगा। क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आपको ये थोड़ी से एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। अभी मैं इसको बताऊंगा तो ये आपका बाउंसर जाएगा आपके ऊपर से, तो मैं धीरे धीरे इसको कवर कराता जाऊंगा। जैसे जैसे वो सिचुएशन आती जाएगी इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग चैप्टर का जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म का जो है मैंने सारा आपको 90% जो अकाउंटिंग टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस 2 वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है जैसे फर्स्ट चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी मैं कुछ 5-10 कुछ क्वेश्चन रखूँगा ताकि आपका नॉलेज टेस्ट हो जाए। जो भी हमने आपको 2 वीडियो में आपको जो भी डिस्कस किया, जो भी बताया है आपको, उसी का मैं रिलेट करके आपको बताऊंगा कि अगर ये करेंट एसेट्स है तो करेंट एसेट्स क्यों है, ये कैपिटल है तो कैपिटल क्यों है, इसी तरह से कोई डेटर क्यों है, क्रेडिटर क्यों है, बिल्स पेबल क्यों है, बिल्स रिसीवेबल क्यों है। तो इस तरह का मैं लाइव जो कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा उससे इस कंसेप्ट को रिलेट करूँगा जिससे आप कभी ये भूल नहीं पाएंगे। आपका पीछे तो इसमें आपका जो पिछले वीडियो का रिस्पांस मुझे काफ़ी अच्छा आया, काफ़ी पर्सनल मैसेज भी आए हैं, काफ़ी कमेंट भी आए हैं, पर्सनल मैसेज आए हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितने लोगों तक आप पहुँचा सके
उसको पहुंचाइए, ताकि कि कोई भी सबको इसका बेनिफिट उठाए। आप भी दूसरों को एक्सप्लेन करिए, कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट और वीडियो एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो इस तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा इसका, इस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।